फ्रेंड्स, आज फिर से हमारा वीडियो रहेगा 10th क्लास के लिए। अब से पहले 10th क्लास के 2 वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उन दोनों वीडियोस में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे? 10th क्लास का नवा चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है प्रकाश। और ये चैप्टर कितने नंबर का है? 5 नंबर का। ये चैप्टर सिमिलरली किसी भी एग्जाम में जहाँ जनरल साइंस आती है वहाँ भी ये चैप्टर काम में आ सकता है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश की परिभाषा पढ़ ली थी, प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया था। मैं टॉपिक लिख देती हूँ। प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था। परावर्तन किन कारणों से होता है और कहाँ होता है? दर्पण के लिए होता है, ये पढ़ा था। और दर्पण के प्रकार पढ़े थे। दर्पण के प्रकार के बाद 2 प्रकार पढ़े थे, समतल और गोलीय। गोलीय दर्पण के 2 प्रकार पढ़े थे, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उसके बाद हम लोगों ने उत्तल और अवतल दर्पण से संबंधित परिभाषाएं भी पढ़ ली थी। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? दर्पण के कारण जितनी भी दूरियां नापी जाती है वो किस प्रकार से नापी जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? चिन्ह परिपाटी। तो लास्ट हमारा जो वीडियो था, दूसरा वीडियो, वो कंप्लीट कहाँ हुआ था? चिन्ह परिपाटी पे। तो यदि आज कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो इससे पहले 10th क्लास की 2 क्लासेस हो चुकी है, उनको जरूर देखें। और आज हम स्टार्ट करते हैं चिन्ह परिपाटी से आगे का चैप्टर। देखते रहिए। चिन्ह परिपाटी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में बात की थी। उत्तल दर्पण के लिए कौन कौन सी चीजें पढ़ी थी? आर, एफ। ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए आर कैसा था? पॉजिटिव। एफ कैसा था? पॉजिटिव। अवतल दर्पण के लिए आर और एफ दोनों कैसे थे? नेगेटिव। उसके बाद देखिए, आगे जितनी परिभाषाएं हम लोगों ने पढ़ ली थी उसके आगे 2-3 चीजें और आती है, वो भी एक बार देख लीजिए। एक वर्ड आता है बिंब दूरी। बिंब दूरी। बिंब दूरी को प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल यू से। बिंब दूरी क्या कहलाती है? देखिए, चिन्ह परिपाटी में हम लोगों ने क्या लिखा था कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। दूसरी बात क्या थी कि ध्रुव के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती है, बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर की दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है। नीचे की ओर दूरियां ऋणात्मक होती है। अब देखिए, बिंब दूरी और एक वर्ड और है प्रतिबिंब दूरी। बिंब दूरी को u से लिखते हैं, प्रतिबिंब दूरी को v से लिखते हैं। ये क्या है? बिंब कहते हैं वस्तु को। जिस वस्तु का हम प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं उसी को क्या कहते हैं? बिंब कहते हैं। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि उसे वस्तु भी कह सकते हैं, बिंब भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं और ओ द्वारा उसे प्रदर्शित भी किया जा सकता है। अब देखिए, सभी दूरियां नापते कहां से हैं? दर्पण के ध्रुव से। तो हम क्या कहेंगे? दर्पण के ध्रुव से। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की जो दूरी है या बिंब की जो दूरी है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु या बिंब की दूरी क्या कहलाती है? बिंब दूरी। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की या बिंब की दूरी क्या कहलाती है? बिंब दूरी कहलाती है। फिर आती है प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी क्या है? दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाती है? प्रतिबिंब दूरी कहलाती है। अब एक बात और, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्रकाश किरणों को सदैव किस ओर से आता हुआ माना जाएगा? बाईं ओर से। ठीक है, तो बाईं ओर से अगर प्रकाश किरणें आती है तो बिंब यानी कि वस्तु को हमेशा किधर रखा जाएगा? बाईं ओर रखा जाएगा। देखिए,
फर्स्ट ऑफ ऑल बता दीजिए कि ये दर्पण कौन कौन से हैं। अगर आपने पिछला वीडियो एकदम ध्यान से देखा है तो आप तुरंत बता सकते हैं कि ये दर्पण कौन से हैं। जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, तो मैंने याद करने का तरीका क्या बताया था, ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा। तो ये कौन सा लेंस दर्पण है, उत्तल दर्पण। और दूसरा वाला जो बचता है जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है, अंदर की ओर धंसा हुआ है, वो कौन सा दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण। अब परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव ओ कहलाता है। इधर ये रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। इधर भी हम बना सकते हैं, ये रेखा कहलाएगी मुख्य अक्ष। अब मैंने कहा कि प्रकाश किरणें बाईं ओर से आएगी तो वस्तु को किस तरफ रखा जाएगा, बाईं ओर रखा जाएगा। और वस्तु को रखने का तरीका क्या है, इस प्रकार एक तीर का निशान लगाकर हम वस्तु को रखते हैं। ठीक है, तो प्रकाश किरण इस तरफ से आएगी तो वस्तु हमेशा किस तरफ रखी जाएगी, बाईं ओर रखी जाएगी। उसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। तो ध्रुव से नापेंगे तो दूरी यहाँ से यहाँ की स्टार्ट किस तरह से करेंगे, ओ की साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर क्या कहा था कि दर्पण के बाईं ओर की दूरियां कैसी होती है, नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। तो यहाँ देखिए, अगर आपको ये दूरी नापनी है, वस्तु का नाम लिख देती हूं मैं ए बी, तो आपको दूरी कौन से नापनी है, ओ से ए की। तो परिभाषा क्या कहती है, दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी क्या कहलाती है, बिंब दूरी। तो ये दर्पण का ध्रुव और ये रहा बिंब, तो ये दूरी क्या कहलाएगी, यू, बिंब दूरी यू। आप किस तरफ चल रहे हो, दर्पण के बाईं ओर। तो दर्पण के बाईं ओर जब चलकर दूरी नापी जाती है तो वो दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक। तो यू क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव का मतलब क्या है कि चाहे उत्तल दर्पण हो वस्तु इधर ही रखी जाएगी, चाहे अवतल दर्पण हो वस्तु इधर ही रखी जाएगी। तो आपको नापने के लिए चलना किस तरफ पड़ेगा, दर्पण के बाईं ओर। तो उत्तल में भी दर्पण के बाईं ओर चलना पड़ेगा, अवतल में भी दर्पण के बाईं ओर चलना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो u है ये हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं v की। तो v पॉजिटिव भी हो सकता है, v नेगेटिव भी हो सकता है। अलग अलग स्थितियों में ये अलग अलग चिन्ह के साथ प्राप्त होता है। ठीक है, एक चीज और, अगर v पॉजिटिव मिलता है तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर है। प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर है, प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर स्थित है। और अगर v नेगेटिव है तो रिजल्ट क्या मिलता है, प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर स्थित है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। u हमेशा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, जबकि v धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। रिजल्ट क्या निकलते हैं, अगर v धनात्मक है तो प्रतिबिंब दर्पण के दाईं साइड बनता है, अगर v ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब दर्पण के बाईं साइड बनता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि प्रतिबिंब की बात तो कर ली हम लोगों ने। अब प्रतिबिंब कहते किसको हैं और ये कितने प्रकार का होता है। अब प्रतिबिंब देखिए, बिंब का प्रतिबिंब होता है, ऑब्जेक्ट की इमेज होती है, ये सब जानते हैं। लेकिन हम लोग बोर्ड पर उसको किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि वस्तु क्या है, काल्पनिक वस्तु है, तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, काल्पनिक ही होगा, हम लोग मान रहे हैं। तो इसके लिए देखिए कि प्रतिबिंब हम किससे मानकर चलेंगे। हम मानकर चलेंगे कि जो दर्पण है उनसे जो प्रकाश किरणें परावर्तित होगी वो दो प्रकाश किरणें कहाँ आपस में काटती है, उनके कटान बिंदु पर हमेशा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण के
द्वारा परावर्तित किरणें, दर्पण के द्वारा परावर्तित किरणें जहां काटती है, आपस में दो किरणें एक दूसरे को काटती है, 2 भी काट सकती है, 3 भी काट सकती है। तो दर्पण के द्वारा परावर्तित किरणें जहां काटती है वहां प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण के द्वारा परावर्तित किरणें जहां काटती है वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण माना जाता है। अब प्रतिबिंब होते हैं 2 प्रकार के, तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं वो देखिए। देखिए मैंने कहा कि 2 परावर्तित किरणें जहां काटती है वहां प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो अब 2 परावर्तित किरणें काटने का मतलब क्या है, वो ऐसे भी काट सकती है, या फिर मान लो कि 2 लाइनें ऐसे जा रही है इस प्रकार से, तो उस साइड तो कभी नहीं काटेगी, तो उनको कटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको पीछे की साइड ऐसे मिलाना पड़ेगा। तो इस जगह काटती है तो प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ होगा, यहाँ लाइनें आराम से काट रही है तो प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ होगा। तो यहाँ देखिए ये लाइनें अपने आप मिल गई, और यहाँ मैंने इन लाइनों को फोर्सफुली मिलाया, मतलब जबरदस्ती पीछे की साइड खींचकर उन दोनों को मिला दिया। तो जो लाइनें अपने आप मिल जाती है ना, उनको कहते हैं, वे रियल में मिली या वास्तव में मिली है। इन लाइनों को जबरदस्ती मिलाया है तो ये हम लोगों ने आभासी रूप से इनको मिला दिया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि लाइनें काट तो यहाँ भी रही है, काट यहाँ भी रही है, तो काटते ही क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ लाइनें वास्तव में काट रही है, वास्तव में काट रही है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। और यहाँ लाइनें क्या कर रही है, हम लोगों ने जबरदस्ती मिलाई है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो यहाँ प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, आभासी। तो इस आधार पर क्या होता है, प्रतिबिंब 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। अब देखिए वास्तविक और आभासी की ज्यादा परिभाषा बताने की जरूरत नहीं है, मैं क्या कहूंगी कि ऐसे प्रतिबिंब जो लाइनों के, जो 2 परावर्तित किरणों के वास्तव में काटने पर बनते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएंगे, और जहां लाइनें काटती नहीं है, काटती हुई प्रतीत होती है, हम लोग जबरदस्ती कटवाते हैं, वो क्या होती है, आभासी प्रतिबिंब। अब एक बात और कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, सदैव वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं, और ये जो आभासी प्रतिबिंब है ये सदैव सीधे होते हैं। तो आपको अभी के लिए क्या बात ध्यान में रखनी है कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं, सीधे होते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि अगर मैं आपको कहती हूँ कि यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है, इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब उल्टा बना है, और यदि मैं कहूँ आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बना है, सीधा बना है। ठीक है, देखते रहिए। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं। अब एक बात और कि वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब जो है वो पर्दे पर प्राप्त नहीं होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं, पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब सीधे होते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जब हमने इतना पढ़ लिया कि दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें आपस में काटेगी, जहां काटती है वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी। तो
अब क्यों ना प्रतिबिंब बनाना भी सीख लिया जाए। यूं तो है नहीं कि आपने कोई दर्पण रखा, वस्तु रख दी, मन में आया वैसे ही प्रतिबिंब का निर्माण हो गया, तो ऐसी चीजें काम नहीं करती। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, प्रतिबिंब निर्माण के नियम। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, प्रतिबिंब निर्माण के नियम। प्रतिबिंब निर्माण के नियम देखिए। ज्यादा नहीं है, देखिए प्रतिबिंब निर्माण के लिए मोटे मोटे 4 नियम याद रखने हैं, वो आपको आराम से याद भी हो जाएंगे। पहला नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो ये वाली जो लाइन है वो याद कीजिए, हम लोगों ने मुख्य फोकस की परिभाषा में पढ़ी थी। ठीक है, मुख्य फोकस की परिभाषा में क्या पढ़ा था कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद में गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ वो ही नियम है, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत होने का मतलब क्या है, जैसे अभी डॉटेड करके मैंने पीछे जबरदस्ती मिलाया था ना, कुछ कुछ उसी टाइप का है। गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। देखिए दोनों दर्पण में मैं आपको बताती हूँ ये सब किस टाइप से होता है। पहले मैं बना लेती हूँ अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में चीजें कौन कौन सी बनानी पड़ेगी, अगर आपने पीछे के दोनों वीडियो देखे हैं तो आप आराम से बता सकते हैं, अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले उन दोनों वीडियो को जरूर देखें। आ जाइए, अवतल दर्पण बनाया, ये परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु जिसका नाम हम लोग क्या रखते हैं, ध्रुव। ठीक है, ये क्या रहेगी, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कौन सा होता है, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। तो ये रहा वक्रता केंद्र, ये क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जो मुख्य फोकस है वो वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी पर स्थित होता है। तो यहाँ अपना रहेगा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से लिखते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखते हैं। पिछले वीडियो में एक जगह मैंने फोकस दूरी को कैपिटल एफ लिख दिया था, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। फिर मैंने क्या बताया था कि वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को अगर आगे बढ़ाया जाता है तो मुख्य अक्ष प्राप्त होती है। तो ये लाइन बन जाएगी अपनी मुख्य अक्ष। नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण लेकर आते हैं, ये मुख्य अक्ष, ये इसके समांतर आई प्रकाश किरण, परावर्तन होगा। तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अवतल दर्पण क्या करेगा, किरणों को अंदर की ओर खींचेगा। इसका मतलब परावर्तन होकर किरणें अंदर आएगी। और नियम क्या कहता है, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण आती है वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। तो ये मुख्य अक्ष, ये इसके समांतर किरण आई, यहाँ से ये परावर्तक बिंदु है, यहाँ से इसका परावर्तन होगा और होने के बाद गुजरेगी कहाँ से, मुख्य फोकस से। ये देखिए ऐसे,
तो ये है हमारा पहला नियम। ध्यान से देख लीजिए, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, इस बिंदु से उसका परावर्तन हुआ और परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से गुजर गई। ठीक है, ये तो था अवतल दर्पण के लिए। अब देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है। ये मैंने उत्तल दर्पण बनाया, यहाँ क्या बनेगा, साथ साथ में बोलते रहिए, यहाँ क्या बनेगा बताइए, यहाँ बनेगा ध्रुव। उसके बाद इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा, इस तरफ। मुख्य फोकस भी किधर होगा, इस तरफ। बारी आती है मुख्य अक्ष की, तो मुख्य अक्ष मैंने बताया था कि इस लाइन को आगे बढ़ाना है, दाएं और बाएं दोनों साइड बढ़ाया जा सकता है। ये मैंने बना दी मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के समांतर एक लाइन लेकर आनी है, तो ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर में प्रकाश किरण को लेकर आ गई। ठीक है, अब खास बात क्या है कि मैंने उस दिन भी बताया था कि अवतल दर्पण तो क्या करता है, किरणों को अंदर खींचता है, जबकि उत्तल दर्पण उनको दूर फेंकता है। तो ये क्या करेगा, इस प्रकार से ये किरण परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको इधर से देखें तो ये वाली जो प्रकाश किरण है, देखिए ये वाली जो प्रकाश किरण है, हम लोगों ने क्या कहा था कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। तो ये लाइन हमको कहां से आती हुई दिखेगी, यहां से। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, तो ये वाली जो लाइन है वो हमको, देखिए मैं डॉटेड बनाती हूँ, ये लाइन हमें यहां से आती हुई दिखेगी। सीधी रेखा में गमन करती है, तो ये लाइन हमें कहां से आती हुई दिखेगी, इस पॉइंट से। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये लाइन यहाँ से आ नहीं रही है, मैंने डॉटेड डॉटेड करके आती हुई दिखा दी। तो हम लोगों ने क्या किया, मैंने पहले भी बताया था कि लाइनें सच में आती है तो वास्तव, और अगर हम लोग डॉटेड करके मिलाते हैं तो उसको आभासी में रखेंगे और उसको बोलेंगे क्या, प्रतीत होना। तो यहाँ देखिए ये वाली लाइन मैंने आपको पूरी समझा दी है, कैसे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। तो यहाँ तो देखिए गुजर रही है, या गुजरती हुई प्रतीत होती है, तो प्रतीत कहाँ हो रही है, इस जगह। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि अवतल के लिए तो गुजरती है और उत्तल के लिए गुजरती हुई प्रतीत होती है। अगला नियम देखिए, अगला नियम है इसका उल्टा। उल्टा कैसे है कि यहाँ हम लोगों ने कहा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, लेकिन उल्टा क्या कहेंगे कि मुख्य फोकस से आने वाली जो प्रकाश किरण है वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मतलब पहले क्या था, प्रकाश किरण यहाँ से आ रही थी और इसमें से गुजर रही थी, अब क्या होगा, प्रकाश किरण इसमें से आएगी और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट सेकंड नियम। सेकंड नियम क्या है, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या कहा मैंने, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये देखिए, मुख्य फोकस से आने वाली, तो आती हुई हो भी सकती है और आती हुई जो प्रतीत होती है वो भी हो सकती है। तो सच में कहाँ से आएगी, अवतल में, और प्रतीत कहाँ से होगी, उत्तल में। तो पहला नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड नियम को मैं डायग्राम ड्रॉ करके अभी समझा रही हूँ। देखिए, फर्स्ट नियम के बाद हम बात कर रहे हैं सेकंड नियम की। सेकंड नियम में भी क्या होगा, हम दो प्रकार से समझाएंगे। दो प्रकार से कैसे कैसे, एक तो बताएंगे उत्तल दर्पण के लिए
और दूसरा बताएंगे अवतल दर्पण के लिए। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण का ध्रुव हो जाएगा, ये वक्रता केंद्र हो जाएगा, ये मुख्य फोकस हो जाएगा। अब देखिए, आपको प्रकाश किरण मुख्य फोकस से लेकर आनी है, तो आप चाहे तो ऊपर की साइड से ले आइए, आप चाहे तो नीचे की साइड से ले आइए। देखिए, ये मैं प्रकाश किरण लेकर आई, सॉरी, ये प्रकाश किरण हम लोग लेकर आए फोकस में से, ठीक है। ये प्रकाश किरण आई फोकस में से। नियम क्या कहता है कि मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ हुआ इसका परावर्तन, और परावर्तन होने के बाद ये हो गई मुख्य अक्ष के समांतर। ये देखिए, यहाँ से आई मुख्य फोकस में से, इस बिंदु पर परावर्तन हुआ, और परावर्तन होने के बाद ये क्या हो गई, ये वाली मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण हो गई। अब इसी नियम को हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए देखिए, ये उत्तल दर्पण बना दिया, ये उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष, यहाँ ध्रुव, यहाँ वक्रता केंद्र, और यहाँ क्या रहेगा, फोकस बिंदु, ठीक है। अब देखिए, हमने कहा कि मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण, ये तो मुख्य फोकस से आ रही थी, मतलब मुख्य फोकस के अंदर आ रही थी, ये मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से कोई प्रकाश किरण आई, इस जगह से कोई प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है। उसका क्या होगा, परावर्तन। अब पता कैसे चला, देखो प्रकाश किरण आएगी तो यहाँ से, लेकिन जैसे पिछले डायग्राम में पढ़ा था कि हम क्या मानते हैं, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। तो इससे क्या दिखेगा कि ये लाइन जैसे कि इसके अंदर आ रही हो, यहाँ, ठीक है। ये देखिए, डॉटेड करके मैंने जबरदस्ती एक लाइन करके इनको मिला दिया है। तो ये किरण क्या होगी, इस बिंदु पर परावर्तन होगा, और परावर्तन के बाद इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो दूसरा नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। और दूसरा नियम क्या कहता है कि मुख्य फोकस की ओर आने वाली या मुख्य फोकस में से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दो नियम आपके कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए तीसरा नियम, दो नियम किस किस पे डिपेंड कर रहे थे, मुख्य अक्ष और मुख्य फोकस। तीसरा नियम बात करता है वक्रता केंद्र की। तो तीसरा नियम देखिए, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में लौट जाती है। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो प्रकाश किरण है वो परावर्तित होकर उसी दिशा में वापस लौट जाती है। इसका मतलब क्या है, देखिए मैं इसी चित्र में बना रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए हटा ही देते, नहीं बना लेते। काम क्या है, वो एक उत्तल दर्पण बनाना है, एक अवतल दर्पण बनाना है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है। अब देखिए उत्तल दर्पण के लिए
वक्रता केंद्र इस तरफ होता है, ये O ध्रुव होता है और ये क्या होता है, फोकस बिंदु। यहाँ क्या होगा, वक्रता केंद्र इस तरफ होगा, फोकस दोनों के सेंटर में होगा और ये होगा ध्रुव। हम लोगों ने नियम क्या पढ़ा कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण, तो ये रहा वक्रता केंद्र। तो पहले इसकी बात करते हैं। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण ये आ गई ऐसे, ठीक है। इस पॉइंट पर इसका परावर्तन हुआ और मैंने क्या कहा, उसी दिशा में वापस लौट जाती है। उसी दिशा में वापस लौटने का मतलब क्या है कि जिस तरफ से आ रही थी घूमकर उसी साइड चली जाती है। मतलब अगर इधर से आ रही थी तो वापस इधर ही चली जाएगी। तो परावर्तन के बाद ये किरण जाएगी यहाँ। तो इसमें आप लोग ध्यान देंगे कि जो रेड तीर का निशान है वो तो कौन सी है, आपतित किरण, और जो ब्लैक तीर का निशान है वो क्या है, परावर्तित किरण, ठीक है। तो यहाँ देखिए, वक्रता केंद्र में से आई एक प्रकाश किरण, यहाँ परावर्तन हुआ और वापस उसी दिशा में लौट गई। अब इस चीज को अवतल दर्पण के लिए देखते हैं। प्रकाश किरण इस तरह से आएगी, सॉरी ये देखिए, इस तरह से एक प्रकाश किरण आएगी। मैंने क्या किया, प्रकाश किरण को इस वक्रता केंद्र की ओर आते हुए दिखा दिया। परावर्तन के बाद क्या होगा, जिस दिशा से आ रही थी उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। इसका मतलब ऐसे। तो ये था तीसरा नियम कि वक्रता केंद्र से जो प्रकाश किरण आती है वो वापस उसी दिशा में लौट जाती है। अब बात करते हैं चौथे नियम की। चौथा और आखिरी नियम क्या कहता है, देखिए चौथा नियम बात करता है, हम लोगों ने ज्यादातर कौन कौन सी चीजों को प्रेफर किया था कि मुख्य अक्ष है, मुख्य फोकस है, वक्रता केंद्र है और ध्रुव है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष मुख्य फोकस के दो नियम हो गए, तीसरा नियम हो गया वक्रता केंद्र का। तो चौथा नियम कौन सा होगा, ध्रुव का। चौथा नियम कहता है कि दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक आपतित किरण, या मैं कहता हूं दर्पण पर तिर्यक आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही वापस लौट जाती है। दर्पण पर तिर्यक आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही वापस लौट जाती है। अब इसका मतलब क्या है, आपको चित्र से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए मैं चित्र बनाती हूँ। चित्र देखिए, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ये उत्तल दर्पण, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, यहाँ होगा ध्रुव, यहाँ होगा ध्रुव। हम लोग बात कर रहे हैं तिर्यक आपतित किरण की, तो आप लोगों को तिर्यक आपतित किरण ध्रुव पर ही करवानी है। ये एक किरण तिर्यक आपतित हुई ध्रुव पर, तो जितने डिग्री के कोण पर आपतित हुई है अपने को अच्छे से पता है कि ये अभिलंब होगा इस बिंदु पर। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण। तो दोनों के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जिस कोण पर ये किरण आपतित हुई उसी कोण पर परावर्तित हो जाएगी। इसी को कहते हैं तिर्यक आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही वापस चली जाती है। यहाँ भी देखिए, इस O को मैं इस तरफ बना देती हूँ। ये किरण आई और इधर चली गई परावर्तन से। दोनों कोण सेम रहेंगे, ध्यान जरूर रखें। क्यों, क्योंकि ये परावर्तन का नियम है। दोनों कोण क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, दर्पण से परावर्तन के नियम, या परावर्तन के नियम नहीं कह सकते, हम लोग कह सकते हैं प्रतिबिंब निर्माण के नियम। तो प्रतिबिंब निर्माण के कितने नियम थे, 4। कौन कौन से, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है।
दूसरा नियम क्या था, मुख्य फोकस से आने वाली या मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम कौन सा था, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है। और चौथा नियम कौन सा था, ये जो तिर्यक आती है वो तिर्यक ही वापस लौट जाती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब निर्माण का टॉपिक जो है वो 10th बेसिस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें से क्वेश्चन भी आता है और दूसरा अगर आपको प्रतिबिंब निर्माण समझ में नहीं आता है तो आगे का चैप्टर समझने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। तो मैं आज आपको प्रतिबिंब निर्माण सिखा रही हूँ। प्रतिबिंब निर्माण देखिए, दर्पण दो प्रकार के हैं, तो दोनों प्रकार के दर्पणों से हमें प्रतिबिंब निर्माण पढ़ना है। पहले पढ़ते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ने के लिए इसकी 6 स्थितियां होती है। तो पहले एक बार वो स्थिति समझ लीजिए। अगर आपको स्थिति समझ में आ जाएगी कि वस्तु को कहाँ कहाँ रखना है तो प्रतिबिंब निर्माण थोड़ा आसान रहेगा। देखिए, एक बार मैं एक अवतल दर्पण बना देती हूँ। ये इसका ध्रुव, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और इधर रहेगी मुख्य अक्ष। अब एक बात और की, इधर काफी दूर तक जाया जा सकता है तो इसको मैं मान लेती हूँ अनंत। ठीक है, अब आपको 6 स्थितियां कौन कौन सी देखनी है। देखिए 6 स्थितियां कौन सी होगी कि वस्तु को हम अलग अलग जगह पे रखेंगे। जैसे जैसे वस्तु को अलग अलग जगह पे रखा जाता है, या बिंब हम कह सकते हैं, बिंब को अलग अलग जगह रखते हैं तो प्रतिबिंब अपने आप ही अलग अलग जगह बनता है। पहला देखिए कि जब वस्तु इधर है कहीं दूर तो मैं ऊपर लिख देती हूँ जब वस्तु, पहला क्या रहेगा, अनंत पर स्थित हो। तो पहले प्रतिबिंब के लिए क्या करेंगे, वस्तु को अनंत पर रख देंगे, यानी कि इधर कहीं। अब देखिए अनंत से थोड़ा राइट साइड शिफ्ट करके लाते हैं। दर्पण के तो लेफ्ट ही रहेगी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि वस्तु हमेशा कहाँ रखनी है, दर्पण के लेफ्ट साइड ही रखनी है। तो अनंत से थोड़ा सा खिसका कर लाए और जो वक्रता केंद्र है उससे थोड़ा सा इधर ही छोड़ दिया। तो वस्तु कहाँ रह गई, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। उसके बाद थोड़ा सा और खिसकाते हैं और खिसका कर कहाँ रखा, वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु कहाँ स्थित हो, वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र से थोड़ा और खिसकाएंगे, मुख्य फोकस तक नहीं लाएंगे तो वस्तु कहाँ हो गई, दोनों के बीच में। मैं क्या कहूंगी, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। उसके बाद थोड़ा और शिफ्ट करेंगे तो कहाँ आ जाएगी, मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस पर स्थित हो। फिर थोड़ा और खिसकाएंगे तो वस्तु कहाँ आ जाएगी, यहाँ। तो हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच। तो 6 स्थितियां कौन कौन सी रहेगी, एक बार वस्तु अनंत पर स्थित होगी, एक बार अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच होगी, एक बार वक्रता केंद्र पर होगी, फिर वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच होगी, फिर मुख्य फोकस पर होगी और फिर मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच होगी। ये 6 की 6 स्थिति मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। ठीक है, देखो जो वस्तु अनंत पर है उसको मैं नहीं दर्शाऊंगी, बात कहां से करेंगे, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच से। तो दूसरी स्थिति कहाँ है, देखिए दूसरी स्थिति है यहाँ, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच।
तीसरी स्थिति कहाँ है? यहाँ। चौथी स्थिति कहाँ है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। पांचवी स्थिति कहाँ है? फोकस पर। और छठी स्थिति कहाँ है? फोकस और वक्रता, फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रतिबिंब निर्माण। किसके द्वारा? अवतल दर्पण के द्वारा। तो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण में सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। एक चीज आपको मैं बता दूं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो हम लोग वस्तु नहीं दर्शाते। वस्तु कहाँ स्थित है? अनंत पर। अनंत पर स्थित है तो मैं वस्तु नहीं दर्शाऊंगी। तो तरीका क्या होगा प्रतिबिंब निर्माण का, देख लीजिए। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ऊपर से लाएंगे, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर नीचे से लाएंगे। पहला नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। तो ये देखिए, परावर्तित किरण को मैं बना देती हूँ रेड पेन से। ये परावर्तन के बाद यहाँ से गुजरी, ये परावर्तन के बाद यहाँ से गुजरी। तो यहाँ दोनों परावर्तित किरणें परस्पर काट रही है और मैंने आपको कहा था कि जहां परावर्तित किरणें परस्पर काटती है प्रतिबिंब का निर्माण वही होता है। तो अब देखिए यहाँ प्रतिबिंब के बारे में क्या क्या बातें बतानी है। यहाँ प्रतिबिंब के बारे में आपको बतानी है प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति का मतलब प्रतिबिंब कहाँ बना। उसके बाद बताना है प्रतिबिंब का आकार। तो आकार का मतलब आकार कैसे बताएंगे कि वस्तु के बराबर है, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से छोटा है या एकदम छोटा है, इस प्रकार से हम आकार बताएंगे। और तीसरी बात है प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है या आभासी है, उल्टा है या सीधा है। ठीक है, देखिए इस स्थिति में प्रतिबिंब के बारे में क्या क्या बातें बताएंगे? स्थिति बताएंगे, आकार बताएंगे और प्रकृति बताएंगे। देखते रहिए। पहला नंबर स्थिति। स्थिति का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो देखिए प्रतिबिंब, ये दोनों लाइनें परस्पर कहाँ काट रही है? मुख्य फोकस पर काट रही है। तो हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मुख्य फोकस F पर। प्रतिबिंब कहाँ बना? मुख्य फोकस F पर बना। दूसरा देखिए, दूसरा हम लिखते हैं आकार। तो आकार क्या है? देखिए यहाँ पर काट रही है और मुख्य अक्ष पर से दूरी भी इसके कुछ नहीं है। मुख्य अक्ष के ऊपर या नीचे होता तो हम उस दूरी को नापते, लेकिन यहाँ ऊपर और नीचे नहीं है, मुख्य अक्ष के ऊपर ही स्थित है। तो मैं इसको कहूंगी बिंदु आकार। प्रतिबिंब कैसा बनता है? बिंदु आकार का बनता है। ये जो आकार वाली बात है ये आपको आगे वाले प्रतिबिंब में समझ में आएगी। इसमें आप देखिए कि ये जो बिंदु बन रहा है इसलिए मैंने इसको लिख दिया बिंदु आकार। तीसरी बात कौन सी होगी? प्रकृति। तो प्रकृति के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो वास्तविक है या आभासी है, उल्टा है या सीधा है, उसको हम प्रकृति के अंदर काउंट करेंगे। तो यहाँ देखिए ये लाइनें मैंने जबरदस्ती मिलाई थी या अपने आप मिली थी? अपने आप मिली थी, क्योंकि अगर जबरदस्ती मिलाते तो मैं कैसी लाइनें प्लॉट करती? डॉटेड लाइनें मैं खींचती। यहाँ लाइनें कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या है कि ये सच में अपने आप मिली है। तो जहां लाइनें अपने आप मिलती है वहां प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। तो कैसा बना? उल्टा। देखिए इस प्रतिबिंब में आपको सीधा या उल्टा नजर नहीं आ रहा है, तो इसमें आपको किस हिसाब से लिखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं, तो आपको ऐसे ही लिख देना है। तो अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जब वस्तु अवतल दर्पण से अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, बिंदु आकार का होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अगला। अगला क्या है कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है। देखिए
अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। ये ध्रुव, ये वक्रता केंद्र, ये फोकस। वस्तु कहाँ है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो अनंत तो इस तरफ है, ये वक्रता केंद्र है, तो यहाँ मैं वस्तु बिठा देती हूँ। ये मैंने बिठा दी वस्तु। अब यहाँ प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा? देखिए, यहाँ प्रतिबिंब निर्माण करने के लिए हमें प्रतिबिंब निर्माण के 4 नियम काम में लेने होते हैं। ज्यादातर 2 नियम से काम चल जाता है, तो मैं पहला नियम लगा देती हूँ। पहला नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण। तो जब भी आप प्रतिबिंब निर्माण के लिए प्रकाश किरण लेकर आते हैं, तो आप ध्यान रखना कि वो प्रकाश किरण इस वस्तु को टच करते हुए आनी चाहिए, बीच में से काटते हुए नहीं आनी चाहिए, ऊपर सिर्फ शीर्ष से। तो ये आ गई मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण। पहला नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? मुख्य फोकस में से। थोड़ी टेढ़ी है, तो यहाँ आई और गुजर गई मुख्य फोकस में से। तो परावर्तित किरण को दिखा देते हैं रेड से, मुख्य फोकस से गुजर गई। तो पहला नियम हम लोगों ने लगा दिया। अब दूसरा नियम क्या कहता है? मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो अब मैं एक फोकस में से किरण लेकर आती हूँ। ध्यान रखिए, ये किरण भी वस्तु के शीर्ष से आनी चाहिए। ये रही मुख्य फोकस में से गुजरती हुई किरण। परावर्तन के बाद क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये देखिए, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, रुकिए थोड़ा सा। एक मिनट, थोड़ा सा रुकिए। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर करनी है, ये मैंने कर दी समांतर। तो ये दोनों लाइनें परस्पर कहाँ काट रही है? यहाँ। अब आपका काम क्या है? देखिए, ये जिस बिंदु पर काट रही है वहां क्या होगा? प्रतिबिंब का निर्माण होगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या कहा कि 2 परावर्तित किरणें जहां काटती है वहां प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो इस बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अब इस बिंदु को मुख्य अक्ष से मिला दीजिए, मिला दिया। आप लोग क्या करेंगे? प्रकार से सेम साइज का सा दर्पण बनाएंगे, उसके बाद आपका वक्रता केंद्र बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ तो क्या हाथ से बनाते हैं तो वक्रता केंद्र थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो वक्रता केंद्र और जो ध्रुव है उसके ठीक मध्य बिंदु पर आपको फोकस बनाना है, उसके बाद चित्र एकदम सही बनेंगे। लेकिन ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक बार में सही बन जाए ऐसा नहीं होता है। अब देखिए कि ये प्रतिबिंब कहाँ बना? ये प्रतिबिंब सी के इस साइड है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है? एक मिनट रुकिए, ये यहाँ मैंने सी थोड़ा सा हटा दिया था, एक मिनट रुक जाइए। ये सी हमारा यहाँ था, ठीक है। तो अब देखिए, ये तो कौन सी किरण थी जो मुख्य अक्ष के समांतर आई? वो वाली। और ये कौन सी थी जो फोकस में से आई? वो वाली। तो यहाँ बना, तो ये रहा प्रतिबिंब। तो इस वाले प्रतिबिंब की स्थिति देखिए आप, कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी? प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या रहेगी? वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। आकार कैसा रहेगा? देखिए, आकार वस्तु के बराबर तो नहीं है, वस्तु से छोटा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? आकार में वस्तु से छोटा। लाइनें सच में मिल रही है, मतलब वास्तविक। और आप देख सकते हैं मुख्य अक्ष के नीचे की ओर है, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा।
अब देखिए कि पहले अनंत पर था तो प्रतिबिंब फोकस पर बना था, अब बिंब थोड़ा इधर खिसका तो प्रतिबिंब थोड़ा लेफ्ट साइड खिसका। तो इससे क्या पता चलता है कि जैसे जैसे बिंब राइट साइड खिसकता है प्रतिबिंब लेफ्ट साइड खिसकता जाता है। आगे हम लोग इस बात को देखेंगे। अब देखिए वस्तु को कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र पर। इस बार वस्तु को कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र पर रखना है। तो ये मैं अवतल दर्पण बना देती हूँ। ये मुख्य अक्ष, ये ध्रुव हो जाएगा, ये वक्रता केंद्र हो जाएगा, ये हो जाएगा मुख्य फोकस। वस्तु को कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र पर रखना है। यहाँ रखी वस्तु। हम क्या करेंगे, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेकर आएंगे। परावर्तन के बाद थोड़ी सी टेढ़ी है। परावर्तन के बाद कहां से जाएगी, मुख्य फोकस में से। आप लोग स्केल से बना लेना, ज्यादा सही बनेगा। एक किरण लेकर आते हैं मुख्य फोकस में से। किरणें आपको हमेशा वस्तु के शीर्ष से लानी है। सॉरी टेढ़ी हो गई थोड़ी। ये किरण हम लोग लेकर आए, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये देखिए यहाँ थोड़ी सी टेढ़ी। परावर्तन के बाद क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई और यहाँ काटती है। यहाँ काटती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यही बनेगा। तो सी पर ही तो वस्तु रखी हुई थी और सी पर ही प्रतिबिंब बन गया। तो हम लोग क्या कहेंगे, स्थिति कहाँ होगी इसकी, वक्रता केंद्र पर। साइज देखिए कैसा है, जितनी वस्तु है उतना ही प्रतिबिंब है। तो हम लोग कहेंगे वस्तु के बराबर। और आप अच्छे से जानते हैं कि प्रतिबिंब में लाइनें सच में मिल रही है तो ये वास्तविक है, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर है तो ये उल्टा है। तो हम लोगों ने पहला पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया। अब बात करते हैं चौथे प्रतिबिंब की। चौथा कौन सा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित होती है। पढ़ क्या रहे हैं, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अब देखिए चौथी स्थिति की बात करते हैं, वस्तु कहाँ होगी, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में। ये मैंने अवतल दर्पण बनाया, ये मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, ये वक्रता केंद्र और ये फोकस। वस्तु को कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखना है। तो वस्तु हम लोगों की रखी जाएगी यहाँ। ये मैंने रख दी वस्तु। नियम क्या रहेगा, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर लानी है। एक किरण लेकर आए मुख्य अक्ष के समांतर। परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, फोकस में से। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस में से गुजर गई। ठीक है, इस तरह एक किरण लेकर आते हैं मुख्य फोकस में से। ये मुख्य फोकस है, एक किरण लेकर आए यहाँ। परावर्तन के बाद क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर होगी, काटती कहाँ है, यहाँ। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा, यहाँ। ये बन गया प्रतिबिंब। अब ये प्रतिबिंब देखिए किस तरफ बना है, सी से इधर। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, वक्रता केंद्र से परे। वक्रता केंद्र से परे बनता है, परे मतलब दूर बनता है। और साइज कैसा होगा, वस्तु से बड़ा। चित्र में आपको अच्छे से दिख रहा है साइज कैसा है, वस्तु से
बड़ा। लाइनें सच में मिल रही है तो प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है, उल्टा है। एक बार फिर देख लें, मैंने वस्तु को कहाँ रखा? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेकर आए, परावर्तन के बाद फोकस में से चली गई। एक किरण फोकस में से लेकर आए, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दोनों इस बिंदु पर काटती है तो इस बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। तो मैंने लिख दिया कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र से परे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है। उसके बाद चौथा भी हो गया। अब बात करते हैं पांचवें प्रतिबिंब की। पांचवा प्रतिबिंब क्या है? कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, तो ये मैंने बनाया अवतल दर्पण, ये मैंने बना दिया मुख्य अक्ष, ये रहेगा वक्रता, ये रहेगा ध्रुव, ये रहेगा वक्रता केंद्र, ये रहेगा मुख्य फोकस। तो हम लोगों को क्या करना है? वस्तु को कहाँ रखना है? मुख्य फोकस पर रखना है। तो ये मुख्य फोकस है, इस पर मैंने वस्तु रखी। ठीक है, मुख्य फोकस पर वस्तु रखी तो एक किरण में लेकर आ जाती हूँ मुख्य अक्ष के समांतर। ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी? फोकस में से। ठीक है, गुजर गई फोकस में से, ये परावर्तित किरण। अब देखिए, आप चाहे तो ध्रुव में से ला सकते हैं, आप चाहे तो वक्रता केंद्र में से ला सकते हैं। तो अगर वक्रता केंद्र में से लाना है ना, तो इस दर्पण को थोड़ा ऊपर तक बढ़ाना पड़ेगा। तो वक्रता केंद्र से मैं किरण लाती हूँ तो वो वस्तु को टच करते हुए जानी चाहिए। ये लो भेज देते हैं। परावर्तन के बाद क्या होगा? उसी दिशा में वापस लौट जाएगी, मतलब इधर लौटेगी। यहाँ वक्रता केंद्र में से आई, परावर्तित होकर इस तरफ चलेगी। अब देखिए, ये दो परावर्तित लाइनें हैं, ये परावर्तित किरणें दोनों परस्पर समांतर है। समांतर है तो कभी नहीं काटेगी। लेकिन मैथ्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि दो समांतर किरणें अनंत पर मिलती हुई मानी जाती है। तो हम लोग क्या सोचेंगे कि ये कहीं अनंत पर जाकर मिलेगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। अब देखिए, जो प्रतिबिंब सी से परे बना था वो भी वस्तु से बड़ा था, तो ये तो अनंत पर बन रहा है, मतलब ये वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु से बहुत बड़ा। अब ये लाइनें वास्तविक ही जा रही है, जबरदस्ती तो भेज नहीं रहे, अनंत तक ये तो चलती रहेगी। तो ये प्रतिबिंब भी क्या होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है। अब इस चीज से आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहला प्रतिबिंब क्या था? वस्तु अनंत पर थी और प्रतिबिंब कहाँ बना था? फोकस पर। ये उसका उल्टा है, वस्तु फोकस पर है और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। अगला देखिए, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित। छठा प्रतिबिंब हम लोग क्या बनाएंगे कि जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। वस्तु कहाँ बनानी है? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। ये बना दी वस्तु। अब देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश किरण लेकर आते हैं तो वो जाते हुए इस वस्तु से काटते हुए जाएगी, तो वस्तु से काटते हुए तो किरण आगे जा नहीं सकती, इसलिए मुख्य अक्ष के समांतर किरण का उपयोग हम यहाँ नहीं करेंगे। देखिए, एक किरण लेकर आते हैं वक्रता केंद्र से, ऐसे लेकर आए, परावर्तित होकर इसी दिशा में वापस लौट जाएगी, लौट गई। एक किरण अब हम लेकर आ जाते हैं ध्रुव से, ध्रुव से जो तिर्यक आती है तिर्यक की लौट जाती है। तो देखिए, ये किरण मैं लेकर आई,
जितना कोण यहाँ ऊपर बन रहा है उतना ही कोण नीचे बनेगा। तो ये किरण ऐसे चली जाएगी। देखिए, ध्रुव पर तिर्यक लेकर आए, परावर्तन के बाद इधर लौट गई। अब देखिए, जैसे जैसे इधर जा रहे हैं इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, तो ये किरणें अच्छे से पता है कि इधर दूरी बढ़ने पर ये परस्पर कभी नहीं मिलेगी। तो प्रतिबिंब निर्माण के लिए तो किरणों का मिलना बहुत जरूरी है, तो हम लोग इनको जबरदस्ती मिलाएंगे। देखिए, पीछे बढ़ाती हूँ मैं, इस किरण को पीछे बढ़ाया, इस किरण को भी पीछे बढ़ाया, ये यहाँ कहीं जाकर आपस में मिल जाती है। ठीक है, मिल जाती है तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? देखिए, ये पूरा मुख्य अक्ष होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये होगा प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, अब देखिए, प्रतिबिंब का निर्माण तो हो गया भाई। इस साइड इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, तो ये कभी नहीं मिलेगी। तो मिलाने के लिए मैंने क्या किया, डॉटेड लाइनों से इनको मिला दिया। और डॉटेड लाइनों द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे होते हैं? आभासी होते हैं। देखिए, इस बार प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब की स्थिति क्या बताएंगे? तो देखिए, इस तरफ हम लोग कोई पॉइंट मार्क करके नहीं रखते, तो स्थिति बताने का तरीका क्या होगा? दर्पण के दाईं ओर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के दाईं ओर प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के दाईं ओर। साइज देखिए, आपको पता है वस्तु तो इतनी सी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो हम लिखेंगे वस्तु से बड़ा। लाइनों को क्या किया है? जबरदस्ती मिलाया गया है, डॉटेड करके मिलाया गया है, तो वो प्रतिबिंब कैसे होते हैं? आभासी। तो ये प्रतिबिंब कैसा बना? आभासी प्रतिबिंब बना। आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। और आपको दिख भी रहा है, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर है, मतलब सीधा है। तो ये क्या था? अवतल दर्पण से आज हम लोगों ने पढ़ा दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। फिर कौन से दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किया? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किया। तो यदि आप पहले आज ये वीडियो देख रहे हैं, तो इससे पहले 2 वीडियो और आ चुके हैं, उनको भी देखें।